बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर हाफिज़ नोमान ज़हीर और आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया और सेरेब्रो कॉर्टिकल नेक्रोसिस इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड स्टमक होता है और जिनके स्टमक के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास शीप, गोट, कैटल, बफलो और कैमल्स शामिल हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है सेरिब्रो कॉर्टिकल नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है कि जो सेरिब्रम ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है उसकी सेल्स और टिश्यू की नेक्रोसिस होती है। अब हमने आगे जाके इसको डिस्कस करना है कि इसकी नेक्रोसिस किस वजह से होती है। तो सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन होता है ब्रेन के अंदर, ये हमारी बॉडी की जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है और हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है उसको, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है रूमिनेंट्स की। और इसके जो दो फैक्टर हैं मेन जो इस डिज़ीज़ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले है जी हाई सल्फर कंटेंट और सेकंड थायरामिन डेफिशिएंसी। पहले हम बात करते हैं कि हाई सल्फर जो है वो किस तरह रोल प्ले करती है इस डिज़ीज़ के अंदर। जब हाई सल्फर कंटेंट किसी भी सोर्स से बॉडी के अंदर जाता है तो ये ह्यूमन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट है, माइक्रोफ्लोरा इसको इस सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अमाउंट इंक्रीज होना शुरू होती है तो ये रूमिनल वाल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन टिश्यू में पहुंचती है तो वहाँ ये जो सेलुलर लेवल के ऊपर एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल्स का, तो उसको इंटरफेयर करती है उसके अंदर और उसके पाथवे को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको एनफ एनर्जी नहीं मिलती और एनफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से सेलुलर डेथ होती है ब्रेन के टिश्यू की, जिसको हम कह रहे हैं सेरिब्रो कॉर्टिकल नेक्रोसिस। अब हम देखते हैं कि सल्फर के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जो कि इस डिजीज़ के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और ये हमें एनिमल की हिस्ट्री में मिलेंगे कि ये सोर्स एनिमल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खिला रहे हैं। तो सबसे पहला सोर्स हमारे पास क्या आता है जी, DDGS। अब DDGS क्या चीज़ है? DDGS एक ऐसी फीड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ख़ास तौर पे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे एथेनॉल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एथेनॉल का बाय प्रोडक्ट है जो कि एनिमल को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ करते हैं फीड के अंदर। DDGS क्या है? DDGS का मतलब है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन सॉल्युबल्स। इसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट वेरी करती है कि कौन सा हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं एथेनॉल की फॉर्मेशन के अंदर। अगर हम राइस यूज़ कर रहे हैं तो जो उससे जो DDGS बनेगा उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60% तक प्रोटीन होगी। और अगर हम कॉर्न यूज़ कर रहे हैं या फिर हम वीट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो वेरी करता है 30 से 40% तक। तो क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है तो और उसके अंदर सल्फर की अमाउंट भी ज़्यादा है, तो ये अगर ये एनिमल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेड करवाएंगे तो इससे भी सल्फर टॉक्सिसिटी के साइन हमें शो होंगे, जैसा कि हमें थायरामिन डेफिशिएंसी के अंदर शो होते हैं। एक तो हमारे पास ये DDGS हो गया जिसके अंदर सल्फर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पर जी मोलेसिस। अगर हम मोलेसिस की बात करें तो मोलेसिस क्योंकि सन शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है और काफ़ी बड़ी मकदार के अंदर यूज़ होता है एज अ फीड इंग्रेडिएंट के तौर पे, एज अ एनर्जी सोर्स। तो मोलेसिस को अगर हम 15% से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो इससे भी ये साइंस आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सल्फर की अच्छी खासी अमाउंट प्रेजेंट होती है। तो सेफली अगर हम इसको 10 से 15% तक यूज़ करते हैं तो ये सेफ है बिल्कुल, लेकिन अगर हम इससे एक्सीड करेंगे तो ये भी सल्फर टॉक्सिसिटी के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। और इसी तरह कुछ लिटरेचर में आता है कि अल्फा जो हमारे पास है और फोटो की फॉर्म यूज़ होती है, इसके अंदर भी सल्फर की अमाउंट प्रेजेंट होती है। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि जिस जगह के ऊपर अल्फा ए जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो उससे भी ये साइंस आ सकते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। और इसको अगर हम कंपेयर करें ब्रासिका फैमिली के प्लांट से तो उस ब्रासिका के अंदर सल्फर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और ये अनपैलेटेबल भी होता है एनिमल के लिए। तो इसके अंदर भी इससे भी सल्फर टॉक्सिसिटी के साइन आ सकते हैं।
और सबसे बड़ा जो हमारे पास जो सोर्स बन सकता है जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है वाटर। अगर वाटर के अंदर सल्फ़र कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ये भी कंटिन्यूसली एक सोर्स होगा सल्फ़र टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी थायमीन एसोसिएटेड पोलियोएन्सेफेलोमैलेशिया और सेरिब्रो नेक्रोसिस पे। थायमीन हमारे पास बेसिकली एक विटामिन है जो कि बी कम्प्लेक्स फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और जिसे हम B1 कहते हैं। और ये रूमिनल एनिमल के अंदर जिनमें रूमन फुली डेवलप है और रूमन में मौजूद माइक्रोफ्लोरा इसको प्रोड्यूस करते हैं। और हर वो कंडीशन जो कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन को डिस्टर्ब करेगी वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी थायमीन प्रोडक्शन को। फैटनिंग एनिमल्स के अंदर हम हाईली कंसनट्रेट डाइट यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होती है और अगर वो हम फीड ज़्यादा खिलाएंगे तो उसकी रिजल्ट के अंदर जो फर्मेंटेशन होगी उससे एसिड की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी जो कि जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको भी डिस्टर्ब करेगी। जब नॉर्मल फ्लोरा की जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब होगी तो उससे भी थायमीन की जो प्रोडक्शन है या थायमीन की सिंथेसिस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही इसकी थायमीन की प्रोडक्शन में कमी होगी और चूँकि जो बॉडी है वो टोटली डिपेंड कर रही थी माइक्रोबियल फ्लोरा की वजह से जो थायमीन बन रही थी उसके ऊपर, तो जब इसकी कमी हो जाएगी थायमीन की तो बॉडी जो है नर्वस साइन शो करेगी और जो भी इंडिकेट करेगा कि ये एनिमल जो है वो ये सफरिंग फ्रॉम पोलियोएन्सेफेलोमैलेशिया। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं कि एक तो थायमीन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, और सेकंड चीज़ है कि थायमीन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कुछ एंजाइम हैं जो कि थायमीनेज 1 और थायमीनेज 2 हैं जो कि इस थायमीन को ब्रेक डाउन कर रही हैं थायमीन की। अब जब थायमीन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये जो थायमीन है ये बॉडी के यूज़ के लिए नहीं रहेगी, तो इसलिए इससे भी थायमीन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं उनके नाम जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिलस थायमिनोलाइटिकस, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेनिस और बेसिलस एन्यूरिनोलाइटिकस है। अब हमारे पास कुछ फ़र्क आती हैं जिसके अंदर नेचुरली थायमिनेज एंजाइम मौजूद होता है और अगर ये एनिमल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खा ले तो ये थायमिनेज एंजाइम थायमीन की जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है और एनिमल के लिए ये थायमीन अनअवेलेबल हो जाती है। तीसरा हमारे पास ब्रैकन फर्न और रॉक फर्न है इसके अंदर भी थायमिनेज एंजाइम मौजूद होता है, लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि ये जो ब्रैकन फर्न और रॉक फर्न है इनका जो जायका होता है वो अनपैलेटेबल होता है एनिमल्स के लिए, तो इस वजह से एनिमल इसको इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाता जिसकी वजह से ये डिजीज़ पैदा हो सके, इसलिए हमें फील्ड में केसेस बहुत कम नज़र आते हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी साइन एंड सिम्टम के। जो सल्फर टॉक्सिसिटी और थायमीन डेफिशिएंसी है दोनों के साइन बिल्कुल सेम है, तो इसमें जो स्टेप 1 है इसके अंदर एनिमल का बिहेवियर किस तरह होगा कि वो अपने आप को ग्रुप से अलग कर लेगा। नंबर 1 ग्रुप से अलग कर लेगा। सेकंड नंबर पे है वो पर्पसलेस वॉक करेगा, इधर उधर जाएगा, ठीक है, ये दूसरा साइन है। और तीसरा साइन है कि वो बिल्कुल एनोरेक्सिक हो जाएगा और कुछ खाई पिएगा नहीं। और जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास साइन आता है वो है ट्विचेस ऑफ ईयर एंड फेस। जो फेस और ईयर है उसके अंदर ट्विचेस हमें नज़र आएंगे और इसके अंदर जो आई बेसिकली हमें देखने वाली है, इसके देखने साइन जो है हमने आई के अंदर देखना है कि इसके अंदर जो हम ब्लाइंडनेस के लिए साइन देखते हैं मेनस रिफ्लेक्स, इसमें मेनस रिफ्लेक्स बिल्कुल एब्सेंट होगा और जिसकी वजह से हम कहेंगे ये कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस है। बट इसके अंदर अगर हम लाइट प्यूपिल के अंदर डालेंगे तो इससे क्या होगा कि जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि एनिमल जो ऑनर है हमारे पास अक्सर कंप्लेन करेगा कि जो एनिमल है ये रिकमेंड होता है और इसको ये टोनिक और क्लोनिक सीजर्स आते हैं। किसी एक पार्ट के भी आ सकते हैं बॉडी के जिसे हम कहते हैं टोनिक सीजर्स, और अगर पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है तो हम उसको कहेंगे क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं। और समटाइम क्या होता है कि एनिमल बिल्कुल कोमेटोज होता है और जो ब्रेन एक्टिविटी है उसकी बिल्कुल सीज हो जाती है, तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है एनिमल। इसके बाद आता है हमारे पास साइन एटैक्सिया। इसमें ये होता है कि जब एनिमल को हम देखेंगे कि वो अपनी टांगों के ऊपर चल रहा है तो वो बिल्कुल उसकी टांगों के अंदर बिल्कुल इनकोऑर्डिनेशन होगी, वो कभी दाएं गिरने की तरफ हो रहा हो कभी बाएं गिरेगा, तो इससे हमें होगा कि ये एनिमल अटैक्सिक स्टेज के अंदर है। और
और सम टाइम ये होता है कि एनिमल हेड प्रेस कर रहा होता है किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, वो दीवार हो सकती है या कोई भी वुड का स्ट्रक्चर होती है जो उसके पास पड़ी है, उससे वो अपने आप को है अपना हेड प्रेस करता है। और एक और साइन है वो ओपिस्थोडोनस है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी नेक है बिल्कुल बैक के साथ अटैच हो जाती है, और इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं हम स्टार ग्लेजिंग, कि एनिमल अपने आसमान की तरफ देख रहा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास साइन आता है वो है टीथ ग्राइंडिंग का। अब टीथ ग्राइंडिंग हमारे पास जो एनिमल के जो बिहेवियर है उसमें हम ये नोट करते हैं कि अगर टीथ ग्राइंडिंग एनिमल कर रहा है तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो एनिमल पेन फील कर रहा है एक्सेसिव, और सेकंड सम टाइम एनिमल के अंदर जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तब भी एनिमल टीथ ग्राइंडिंग कर रहा होता है। और जब सबसे इम्पोर्टेंट साइन हमारे पास ये है कि अगर हम उसको कोई भी थायमीन सोर्स देते हैं तो वो एनिमल रिस्पॉन्स करता है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट डे बाई डे आना शुरू हो जाती है, तो हम जज कर रहे थे कि ये एनिमल थायमीन डेफिशिएंसी का शिकार था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर। और अगर हमारे पास कोई केस आ गया पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया का, तो हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी डिजीज़ के अंदर, जिसके अंदर सेम साइन प्रोड्यूस होते हैं एज पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया के। पहले नंबर 1 पे हमारे पास कंडीशन आती है जी विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसके अंदर और पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया के अंदर जो कॉमन कंडीशन है वो है ब्लाइंडनेस। लेकिन डिफरेंशियल पॉइंट हमारे पास ये है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जबकि पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है और दिन के टाइम भी उसको नज़र नहीं आता एनिमल कम्प्लीटली ब्लाइंड होता है। और दूसरी बात कि जो विटामिन ए डेफिशिएंसी ये क्रोनिक इशू है, इसके साथ हमें दूसरी कंप्लेन भी मिलेगी जिस तरह के डायरिया, क्रोनिक वेट लॉस और रिप्रोडक्टिव इशू मिलेंगे, इसके अंदर कि एनिमल कंसीव नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जी लेड पॉइजनिंग का। लेड पॉइजनिंग पर एक्यूट कंडीशन है और इसके अंदर अक्सर एनिमल हमें डेड मिलता है फील्ड के अंदर। और सेकंड बात, लेड पॉइजनिंग के अंदर हमें हिस्ट्री बताएगी कि इसने एनिमल ने कोई कार बैटरीज या लेड बैटरीज के कोई मटेरियल खाए हैं जिसकी वजह से इसको लेड पॉइजनिंग हुई है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी नाइट्राइट पॉइजनिंग। नाइट्राइट पॉइजनिंग के अंदर हम जब एनिमल का कंजक्टिवा चेक करते हैं तो वो ब्राउनिश टीज देता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से हम डायग्नोज करने में हमें आसानी होती है। तो और इसके अंदर हमें हिस्ट्री मिलती है कि एनिमल ने सडनली कोई नाइट्राइट और नाइट्रेट रिच डाइट है इसे दी है, जिसके अंदर कोई मतलब फर्टिलाइज़र भी एनिमल ने खा लिया है, ये भी हो सकता है। कोई ऑयल हो वो भी पी सकता है एनिमल जो कि नाइट्राइट रिच हो। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जी हिस्टोफिलस मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इसके अंदर हमें हाई फीवर मिलता है एनिमल के अंदर, और ये यंग एनिमल्स के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती है। और जो उसके बाद है जी कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस के अंदर भी कोक्सीडिया एक प्रोटोजोआ है जो कि थायमीन इसकी रिक्वायर है ग्रोथ के लिए, और अगर कोक्सीडिया ग्रो करता है बॉडी के अंदर तो ये भी बॉडी की थायमीन को यूटिलाइज करता है सोर्स को, तो जिसकी वजह से भी थायमीन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब कोक्सीडियोसिस के अंदर हमें अदर साइंस मिलते हैं जिसके अंदर डायरिया है और एनिमल को डायरिया के अंदर ब्लड आता है जिसे हम डायसेंट्री भी कहते हैं, और सीवियर पेन होती है एब्डोमिनल। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हमें नर्वस साइन मिल सकते हैं। और दूसरी बात, हम कोक्सीडियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एम्प्रोलियम यूज़ करते हैं जो कि भी थायमीन जो ब्लॉकर है थायमीन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से भी बॉडी के अंदर भी थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसके बाद है जी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। इसके अंदर हमें प्रेगनेंसी की हिस्ट्री मिलेगी और लेट ट्राइमेस्टर मिलेगा हमें, आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर ये कॉमन डिजीज़ है शीप गोट के अंदर अगर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। इसके बाद अगर हम कैटल बफलो की बात करें तो उसके अंदर कीटोसिस होती है जो कि नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस है, जिसके अंदर भी साइंस आ सकते हैं नर्वस साइंस। इसके बाद हमारे पास ये एंटीरोटॉक्सीमिया है। एंटीरोटॉक्सीमिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि क्लोस्ट्रीडियल परफ्यूजन की वजह से होती है और जो कि कॉमन प्रेजेंट है शीप गोट के अंदर। इसके अंदर भी नर्वस साइन मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें पहले डायरिया मिलेगा जो कि हमें पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया के अंदर नहीं मिलता। एंटीरोटॉक्सीमिया के अंदर भी हमें एनिमल जो है सडन इसके अंदर डेथ कॉमन है, और ये 4 वीक्स के जो किड्स हैं और लैम्स हैं उसके अंदर कॉमन है। लिस्टीरियोसिस जो है हमारे पास, लिस्टीरिया
मोनोसाइटोजिनेस इसका कॉजेटिव एजेंट है और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसके अंदर नर्वस फॉर्म है, जीआईडी फॉर्म है जिसके अंदर डायरिया होता है, और रिप्रोडक्टिव फॉर्म है जिसके अंदर एनिमल का अबॉर्शन होता है। इसके अंदर भी नर्वस साइंस आते हैं, लेकिन इसके अंदर यूनिलेटरल पैरालिसिस होता है और इसके अंदर एक आई इफेक्टेड होती है, और इसके अंदर भी पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है, जो कि डिफरेंशियल पॉइंट है हमें हमारा पोलियोसेफेलोमलेशिया का। अगर आखिरी जो हमारे पास जो डिजीज आती है वो है ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस के अंदर भी एनिमल नर्वस साइंस शो कर सकता है, जिसके अंदर सर्कलिंग आती है, और ये इसका डिफरेंशियल पॉइंट हम इसको इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसके जब हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो हमें ट्रिप्नोसोमा नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम इसको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। सेकंड, ट्रिप्नोसोमियासिस के अंदर क्रोनिक वेट लॉस होता है, और ये भी एक डिफरेंशियल पॉइंट है पोलियोसेफेलोमलेशिया का। ट्रीटमेंट प्लान्स की बात करें तो इसके अंदर जब हम सल्फर टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो एनिमल अक्सर बगैर ट्रीटमेंट के भी रिकवर हो जाता है, क्योंकि जब एनिमल एनोरेक्सिक होता है तो र्यूमन के अंदर सल्फर की क्वांटिटी डिक्रीज होती है और एनिमल आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम थायमिन डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें लाजमी है कि हम इंजेक्टेबल और फीड के अंदर भी थायमिन ऐड करें। तो इसके अंदर जो इंजेक्टेबल है हमारे पास थायमिन हम 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 3 to 4 टाइम्स अ डे इंजेक्ट करते हैं, और इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट डोज होगी वो हमेशा आईवी होगी और स्लो होगी, और बाकी जितनी डोजेज हैं वो हम आईएम और सब पर देंगे अंटिल रिकवरी। तो बाकी जो फीड के अंदर हम ऐड करेंगे थायमिन वो 3 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम फीड में ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम डेक्सामेथासोन इंजेक्ट करेंगे 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, जो सेरेब्रल एडिमा इसको कम करने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए। और अगर थायमिन डेफिशिएंसी की काज रुमिनल एसिडोसिस है तो इसके अंदर हम एंटासिड यूज़ करेंगे, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आते हैं। और अगर थायमिन डेफिशिएंसी की काज बैक्टीरिया हैं, जिस तरह कि हमने पहले मेंशन किया है कि वो बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसके अंदर हम एमोक्सिसिलिन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक केस है जी पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एनिमल का हेड है वो राइट साइड के ऊपर टिल्ट हो गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी है वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही। ये सेकंड केस है जी हमारे पास पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एनिमल रिकम्बेंट है और इसके जो हेड के अंदर आपको जर्की मूवमेंट्स भी नज़र आ रही हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जो एनिमल है वो अटैक्सिया की कंडीशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि एनिमल अपने चारों टांगों के ऊपर प्रॉपर वजन नहीं डाल रहा, और जिसे कहते हैं इनकोऑर्डिनेशन। ये सेकंड लास्ट स्टेज है सेरिब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस और पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया की, जिसके अंदर एनिमल टिपिकल स्टार ग्लेजिंग पोस्चर शो कर रहा है। ये भी हमारे पास केस है जी पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया और सेरिब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस का, जिसके अंदर एनिमल सर्कलिंग मूवमेंट शो कर रहा है। इसके साथ साथ आप जब इसके आई बॉल को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको निस्टिग्मस भी मिलेगा। और थर्ड, एनिमल की हिस्ट्री और ओनर से जब डिटेल ली गई तो उसके बाद, और आप देख सकते हैं कि ट्यूबरकोक्से के ऊपर आपको वुड भी नज़र आ रहा है, जो कि इस बात का सबूत है कि एनिमल गिरा भी है और इसको सीजर भी आते हैं।